हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सारे। लेके आ गए हैं आपके लिए अगला आपका सेशन ऑन एनडीए हिस्ट्री क्रैश को, जो हम यूट्यूब पे आपके लिए करवा रहे हैं। मैं हर रोज़ मंडे टू थर्सडे आपको 6 से 7 का लेक्चर रिकॉर्डेड देता हूँ टाइम इशू की वजह से, लेकिन मैं फ्राइडे को आपके साथ लाइव आके आपका टेस्ट लेता हूँ। तो ज़रूर ये लेक्चर्स देखा करिए और फिर फ्राइडे को मेरे साथ टेस्ट भी ज़रूर दिया करिए। ओके, आइए आपका लेक्चर आज का शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो मैं आपसे कर लेता हूँ। जैसा आपको पता होगा कि सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए आपको इस चैनल को करना है सब्सक्राइब। फॉर एवरी डिफेंस एग्जाम यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और यहाँ पे आपको मिलेगी बेस्ट एवर डिफेंस की एजुकेशन ऑल ओवर इंडिया ऑन यूट्यूब, बेस्ट एवर। ओके, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आज इसे सब्सक्राइब करें। और देखिए सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए आपको यहाँ पे आप आके टेस्ट दे सकते हैं। मैं आपका अपना शेड्यूल बता दूँ। मैं 6:30 PM पे आपके लिए मंडे टू फ्राइडे टेस्ट लेके आता हूँ। सॉरी, मंडे टू थर्सडे टेस्ट लेके आता हूँ, क्योंकि फ्राइडे तो इस चैनल पे होता है। तो मेरे साथ जुड़िए आज मंडे टू थर्सडे में। ओके, और टेस्ट दीजिए और अपनी प्रिपरेशन लेवल को देखिए कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ कहाँ नहीं। और आप अगर आपने अभी तक डिफेंस का मैवरिक बैच ज्वाइन नहीं करा तो मैं बता दूँ कि आप कुछ मिस कर रहे हैं। और वो मिस क्या कर रहे हैं आप, मेंटोरशिप, पर्सनलाइज अटेंशन, डाउट रेजोल्यूशन, सब कुछ। क्योंकि यूट्यूब पे वो पॉसिबल नहीं है। 9555092179 पे आप मेरे को कॉल, व्हाट्सएप पे SMS करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पूरी सहायता करूँगा कि कैसे आपको लेना है सब्सक्रिप्शन को, कौन सा है आपके लिए ठीक रहेगा। पूरी मेंटोरशिप मिलेगी आपको, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और आज से मेरा इस बैच में पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है। आज से इस बैच में मेरा पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है। मेरी क्लास 9:30 PM पे होती है एवरीडे, मंडे टू फ्राइडे। फ्राइडे को मैं टेस्ट लेता हूँ उसमें भी। तो आप यहाँ आ सकते हैं, हम जरूर आइए, इसमें ज्वाइन करिए। जो बैचेस, जो क्लास आपकी मिस होगी आपको उसका रिकॉर्डेड फॉर्मेट प्लस आपको PDF मिल जाएगी और आप डाउट पूछ सकते हैं। आप या तो वाईफाई डिफेंस का कोड लगा के इस पर 10% का डिस्काउंट और हमारी मेंटोरशिप पा सकते हैं, या प्रणव टैंक का कोड लगा के भी इस पर 10% का डिस्काउंट हमारी मेंटोरशिप पा सकते हैं। प्रणव टैंक का कोड आप किसी भी अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन पे यूज़ करके आप उस पर 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। और देखिए आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है CDS AFCAT और CAPF 2020 की प्रिपरेशन बैचेस। आपको एक जान के खुशी होगी कि 1=3 का हमने कंसेप्ट निकाला है। मतलब आप एक ही लेंगे सब्सक्रिप्शन और आपको 3 एग्जाम्स का एक साथ प्रिपरेशन करने को मिलेगी। 3 एग्जाम कौन कौन से है? CDS जो कि आपका UPSC करवाता है, AFCAT जो कि आपका IAF करवाता है, इंडियन एयरफोर्स, और CAPF जो कि आपका UPSC करवाता है। तो देर किस बात के, जरूर आइए। और देखिए इसमें सिर्फ रिटर्न एग्जाम भी नहीं, रिटर्न के साथ साथ आपको इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करवाने का हम पूरी गारंटी लेते हैं। रिटर्न प्लस इंटरव्यू आपको दोनों होगा एक साथ। इसके लिए कल मैंने एक अपने चैनल पे वीडियो डाली थी, आप उसको देख सकते हैं। अपने चैनल से मतलब हमारे वाईफाई सेट डिफेंस चैनल पे एक वीडियो डाली थी, आप उसको ज़रूर देखें। आपको पता चलेगा कि आप क्या मिस कर रहे हैं क्या नहीं। ठीक है, और इसमें अगर आपको कोई और अन्य जानकारी चाहिए CDS AFCAT और CAPF के बारे में, तो हम 9555092179 पे कॉल, व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, और आप इस पर अगर प्रणव ट्रेन का कोड लगाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा प्रणव ट्रेन का कोड लगाने पे। ओके, तो गाइस चलिए आगे चलते हैं। और देखिए अनअकैडमी के फ़ायदे क्या हैं, जो बच्चे मेरे से पूछते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आप घर बैठे बैठे अपने घर के कंफर्ट से सीख सकते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको सारे कोर्स के लिए। जितने टाइम के लिए भी आप लेंगे उसको, अगर आप 1 महीने लेंगे तो 1 महीने आप कितने भी कोर्सेज देख सकते हैं। 6 महीने, 3 महीने, 12 महीने, 24 महीने। टॉप एजुकेटर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ाएंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सिलेबस की कवरेज बहुत अच्छी होगी, एग्जॉस्टिव होगी। डाउट सेशन आपके रेगुलरली आपके डाउट सेशन टेकअप कर जाएंगे, और आपके टेस्ट सीरीज भी आपको लाइव टेस्ट सीरीज दी जाएगी। तो देर किस बात की, जरूर जुड़िए हमारे साथ और इसका मतलब फ़ायदा उठाइए। और देखिए 6, 12 एंड 24 मंथ्स के लिए आपको 0% EMI भी आप ले सकते हैं। आप कार्ड से पेमेंट करो, पर मंथ के सबसे पड़िए। ठीक है, और इसमें तो यार 600 रुपीज़ पर मंथ से भी, मतलब 20 रुपीज़ पर डे में आप 3 एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, रिटर्न प्लस इंटरव्यू, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ओके, तो आज ही आइए। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे को कॉल कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हेल्प, मतलब हैप्पी टू हेल्प यू आउट। शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक हमने शुरू करना है वो क्या है, हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो क्या है हमारा, यूरोपियंस इन इंडिया। ठीक है, यूरोपियंस इन इंडिया आज हमारे को शुरू करना है अपना। 2 मिनट रुक जाइए। चलिए, यूरोपियंस इन इंडिया शुरू करना है हमारे को। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं।
हु केम व्हेन, कौन कब आया था। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है उससे कि वाई डिड दे कम, वॉर्स हुए थे या नहीं कोई। फिर फर्स्ट कौन आया था, लास्ट कौन आया, फर्स्ट कौन गया और आपका लास्ट कौन गया, और अन्य ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे। तो आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर इस लेक्चर के एंड तक सारे मिल जाएंगे। कोशिश मैं ये करूँगा कि आज पूरा आपको यूरोपियंस इन इंडिया ख़त्म करा दूँ, ताकि आप अगले क्लास से हम कोई और हिस्ट्री का टॉपिक कर सके अच्छा सा। यूरोपियंस इन इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, यूरोपियंस और इंडियंस के जो कमर्शियल कॉन्टैक्ट है उसकी हिस्ट्री बहुत लंबी है, हमें पता है। 15th सेंचुरी के एंड से इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन दिखने लगी यूरोपियंस का, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जो अरेबियंस जो आपके अरेबिक्स होते थे, जब उनसे वो मिर्चे लेके या स्पाइसेस लेके जब अपनी कंट्री में बेचते थे तो उन्हें प्रॉफिट बहुत होता था। तो उन्होंने सोचा यार कि मिडिल मैन की तरह क्यों करना, हम अगर अरेबियंस को बाईपास करके डायरेक्ट इंडिया से ट्रेड करें तो फिर 1498 में आपके आए वास्को डी गामा, ठीक है, फर्स्ट यूरोपियन थे और ये एक पोर्टुगीज थे। इन्होंने जो यहाँ से स्पाइसेस ली, वो कहते हैं 400 to 600 टाइम्स मतलब प्रॉफिट पे इन्होंने वहाँ जाके बेचे। उन्होंने कहा यार ये तो बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। फिर ऐसे करते करते पहले पोर्टुगीज आए, फिर फ्रेंच, ब्रिटिशर्स, सारे लाइन से आए, सब ने प्रॉफिट कमाया। कोई पहले प्रॉफिट कमा के चला गया, किसी ने प्रॉफिट कितना कमाया वो उतने तो बिजनेस सेल करा फिर वापस चला गया। कोई यहाँ पे रुका, जैसे आपके ब्रिटिशर्स हो गए, फ्रेंच हो गए और आपके पोर्टुगीज हो गए। ब्रिटिशर्स चलो 1947 में चले गए, लेकिन पोर्टुगीज आपको 1961 में ऑपरेशन पोलो के तहत हमारे को उनको भिजवाना पड़ा था। यूरोपियंस को पहले सिर्फ कमर्शियल इंटरेस्ट था, सिर्फ कमर्शियली, लेकिन टाइम बीतता गया और उन्हें फिर पॉलिटिकल अफेयर में भी आने लगा कि अगर हम पॉलिटिकली भी इस जगह को कंट्रोल कर लें तुम्हारे प्रॉफिट बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। फिर इन्होंने यहाँ पे अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश करी इन्होंने यहाँ पे, और इससे यूरोपियन जो नेशंस हैं उनके बीच में भी आपकी टकराव हुए, ठीक है, और प्रॉब्लम शुरू हुई। और पहले तो ये ऐसे कमर्शियल गेम्स खेले थे कि तू मेरा बिजनेस कर रहा, तू मेरा बिजनेस कर रहा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बिजनेस तभी बढ़ेगा जब आपके पास ताकत होगी, जब आपके पास पॉलिटिकल पावर होगी, तो फिर उन्होंने पॉलिटिकल पावर्स पे भी लड़ना शुरू कर दिया। ओके, और अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने अपना हुकूमत इंडिया में जमा ली। ओके, और ये 1947 में गए और 1961 में लास्ट यूरोपियंस गए आपके कौन, पोर्टुगीज, ये ऑपरेशन पोलो के तहत गए थे। ओके, तो देखिए आज जो मेरा आपका आर्मी टर्म था वो था आपका शारक, और जो आज आपके आर्मी हीरो थे वो थे आपके KN राव, ठीक है, कमिश्नरनाथ राव काओ। ज़रूर जाके देखना कि आपके रॉ के चीफ थे, आपके रॉ के चीफ थे, और ऑपरेशन पोलो में भी इनका हाथ था। तो सारे ऑपरेशंस हम बाद में डिस्कस करने वाले, लेकिन हम ज़रूर जाके उनको देखिए कि वो कैसे कहाँ से आए थे। ओके, अब देखिए हिंदुस्तान में से 5 यूरोपियन ऐसी कंपनीज आई जो हम मान सकते हैं कि हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश करा। देखिए उस टाइम पे प्लेन्स होते नहीं थे, तो ट्रेडिंग सेंटर्स आपके कोस्टल इंडिया में इस्टेब्लिश होते थे, क्योंकि हम पानी के थ्रू ही आपके ट्रेड करा करते थे। तो 5 यूरोपियन कंपनी थी जिन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स आपके कोस्टल इंडिया में इस्टेब्लिश करे। अब हम पढ़ने वाले हैं आपकी यूरोपियन कंपनी का नाम, हेडक्वार्टर कहाँ था इंडिया में, और वो कब फाउंड करी गई थी हिंदुस्तान में, ये हम पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले आई आपकी पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कोचीन में थी पहले, ये कोचीन में थी, फिर आपके गोवा में आ गई, फिर ये आपकी गोवा में आ गई, और ये 1498 में ये एस्टैब्लिश हुई थी। फिर आती है आपकी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सूरत में सबसे पहले एस्टैब्लिश हुई, फिर बॉम्बे, मसूलीपट्टनम, मद्रास और फाइनली कोलकाता में, जब इन्हें 1717 में गोल्डन ऑर्डिनेंस मिल गया फरूख सिंह के द्वारा, और इन्होंने 1600 में अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश कर ली थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर आती है आपकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये पुलिकाट में था सबसे पहले, फिर आपका नागाईपट्टनम और उसके बाद ये हुगली में इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, और ये 1602 में इन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश करी थी। ये सबसे पहले चले गए थे, अच्छा भी जब हम आगे देखेंगे उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। फिर ये थी आपकी डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डैनिश का मतलब क्या आपका, डेनमार्क, और डच का मतलब क्या है आपका, नेदरलैंड्स। ये 1616 में इस्टेब्लिश हुई थी,
पहले इनका जो हेडक्वार्टर था वो तो आपका ट्रंक के बाहर, और उसके बाद इन्होंने श्रीरामपुर बंगाल में आता हेडक्वार्टर ट्रांसफर कर लिया था। फिर आती है आपकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये पहले सूरत में थी और बाद में इन्होंने पौंडीचेरी में अपना बेस बना लिया था, और ये 1664 में इन्होंने अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करी। ये लास्ट टू कम थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द लास्ट टू कम टू इंडिया। लास्ट टू कम टू इंडिया थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और फर्स्ट कौन सी थी आपकी? अगला शुरू करते हैं एक एक करके पढ़ना, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे आपके पोर्टुगीज़ को, कि पोर्टुगीज़ कहाँ से आया, क्यों है, इनको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है आपका पोर्टुगीज़, ठीक है। वास्को डी गामा, ये 1498 में आए थे वास्को डी गामा, आपको पता होगा। और वास्को डी गामा ने आपका केप ऑफ गुड होप, अगर आपने अफ्रीका देखा हो, ठीक है, अफ्रीका देखा हो, तो ये जो आपका अफ्रीका का ये वाला पॉइंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, आपका केप ऑफ गुड होप। पहले लोग पूरा घूम के आते थे, पहले पूरा यूएसए से जाएंगे, फिर आपका पैसिफिक ओशन से, ठीक है, पूरा होते हुए आएंगे। लेकिन 1498 के आसपास इन्हें केप ऑफ गुड होप का जो रास्ता ये पता चला, क्योंकि इसको जब हम ऐसे क्रॉस कर लेंगे तो यहाँ आके आपका फिर से हिंदुस्तान ही आ जाता है, यहाँ के आपका हिंदुस्तान आ जाता है। तो उन्हें ये वाला रास्ता पता चला यूरोप से इंडिया तक आने का, और इसी को लेके यह कालीकट पहुंचा आपके 1498 में। इन्हें रिसीव करा गया एक हिंदू रूलर के द्वारा ऑफ कालीकट, जिसका नाम था आपका ज़ेम्यूरिन। पोर्टुगीज़ ने अपने ट्रेडिंग स्टेशन लगाए आपके कहाँ पे, कालीकट में लगाया एक ट्रेडिंग स्टेशन, कन्नौर में लगाया, और कोचिन में लगाया। पहले तो इनकी कैपिटल कोचिन थी, ठीक है, लेकिन बाद में इसे गोवा ने रिप्लेस कर दिया, बाद में इनकी कैपिटल गोवा होगी। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इनके पहले गवर्नर थे पोर्टुगीज़ के हिंदुस्तान में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आपके पहले गवर्नर थे, और इनको क्रेडिट करा जाता है अपनी पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। अब पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर क्या आता है, इसको समझते हैं। देखिए, इनको ये पता था कि यार जब तक अरेबियंस है तब तक हमारा चैन से बिजनेस करना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अरेबियंस बिल्कुल जो इंडियन रूलर्स हैं उनको बिल्कुल भड़काएंगे कि आप पोर्टुगीज़ को इतनी अपॉर्चुनिटी मत दो, ये अंग्रेज़ है, अंग्रेज़ पे ट्रस्ट मत करो, और वो भड़के में ही कि हमारा तो रिश्ता इंडियंस के साथ अभी अभी का, लेकिन जो अरेबियंस है वो सालों से, हज़ारों सालों से रिश्ता चला आ रहा है इनका, ठीक है। तो ऑफकोर्स उनकी बात मानेंगे। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने एक ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई कि जो अरेबियन शिप्स हैं, जो आपकी मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज़ के शिप्स हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करेंगे, उनकी शिप्स को टेक ओवर करेंगे, और एट द एंड उनके बिजनेस को टेक ओवर कर लेंगे। तो ये थी आपकी पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, जैसे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने चलाया था, जो कि आपके पहले गवर्नर थे पोर्टुगीज़ के हिंदुस्तान में। अल्फांसो दी एल्बूर्न आपके सेकंड गवर्नर बने पोर्टुगीज़ के हिंदुस्तान में 1509 में। इन्होंने पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म, मतलब मान लीजिए कि कॉलोनी बनाना है, कॉलोनीज बनानी है, ये हमारा हम इम्पीरियल्स हैं, ऐसी पॉलिसी लेके आई है। 1510 में इन्होंने गोवा कैप्चर कर लिया रूलर ऑफ बीजापुर से युद्ध करके, रूलर ऑफ बीजापुर से युद्ध करके, और उसके बाद से गोवा कैपिटल बना। और अगर आप अभी भी जाएंगे गोवा में तो आपको पोर्टुगीज़ एलिमेंट्स दिखेंगे, पोर्टुगीज़ का कल्चर दिखेगा, क्यों? क्योंकि वो बहुत सालों तक कैपिटल रहा, ठीक है। 1510 से लेके 1961 तक, मतलब 400 ईयर्स तक वहाँ पे ये सारे पोर्टुगीज़ रहे, और उसके बाद से कैपिटल ऑफ पोर्टुगीज़ सेटलमेंट इंडिया में बन गया। और आज भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा पोर्टुगीज़ का। एल्बुर्को ने एक फोर्ट बनाया था आपका कोचिन में, और उन्होंने अपने देश के निवासियों को इंकरेज करा कि आप हिंदुस्तानी औरतों से शादी करो, ठीक है। और इन्होंने मलाका स्ट्रेट, ठीक है, और आपका सेलोन, जो आज के टाइम पे क्या है आपका श्रीलंका, उसको भी कैप्चर करा। स्ट्रेट ऑफ मलाका और आपके श्रीलंका को भी इन्होंने कैप्चर करा। मार्टिन एल्फोंसो द ड्यूसो, इसके बीच में आपके वास्को डी गामा भी बने थे, लेकिन उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। ये फिर आपके पोर्टुगीज़ गवर्नर बने आपके 1542 में। इसके साथ साथ एक फेमस जीसस ट्रेन फ्रांसिस्को जेवियर भी आए हिंदुस्तान में, फ्रांसिस्को जेवियर भी आए हिंदुस्तान में। और तब तक ये दीव, दमन एंड दीव वाला एरिया और बासाइन को भी कैप्चर कर चुके थे। तो पूरा देखिए, पूरा दबदबा फैला रहे थे।
लेकिन पोर्टुगीज पावर डिक्लाइन होने लगी आपकी 16 सेंचुरी से। 1631 में हुगली को खो दिया इन्होंने मुगल बादशाह शाहजहां को, मतलब मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली इनसे छीन लिया। 1661 में बॉम्बे दे दिया गया चार्ल्स द्वितीय को इंग्लैंड के डाउरी के रूप में, मतलब दहेज के रूप में, उस टाइम के पोर्टुगीज किंग, जब उनकी बहन की शादी हुई आपके इंग्लिश रॉयल से। 1739 में आपके मराठास ने बासेन फिर से कैप्चर कर लिया। ओके, पोर्टुगीज उसके बाद से उनके बाद गोवा बचा, दमन एंड दीव बचा, ठीक है, जिसे इन्होंने रिटेन करके रखा आपका 1961 तक। उसके बाद आपका ऑपरेशन पोलो होता है, जिससे दमन एंड दीव और आपका गोवा अलग अलग लिबरेट होता है। गोवा पहले से आपकी यूटी बनती है, लेकिन फिर बाद में स्टेट और दमन एंड दीव आपकी यूटी रहते हैं। फिर 2020 पे हम जाके देखते हैं, 2019 के लेट और 2020 के अर्ली में, कि दमन एंड दीव और दादर और नगर हवेली को एक यूटी बना दिए, जबकि वो पहले पहले अलग अलग यूटी हुआ करते थे। तो ये था कि पोर्टुगीज इन इंडिया। ऐसे है तो पहले हैं, इसके बाद हमारे को और भी पढ़ना है, ठीक है। और पोर्टुगीज के बारे में ये चीज़ जो इम्पोर्टेंट हमारे को चीज़ पता होनी चाहिए कि दे वर द फर्स्ट टू कम, फर्स्ट टू अराइव एंड लास्ट टू गो। ये हमारे को पता होनी चाहिए आपके पोर्टुगीज के बारे में। उसके बाद आते हैं आपके डच ये सेकेंड टू कम, दूसरे थे, लेकिन इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी इंग्लिश के बाद ही इस्टेब्लिश करी थी। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी आपकी, वो 1602 में इस्टेब्लिश हुई। इन्होंने अपनी सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ करी आपकी, मसूलीपट्टनम, पुलिकैट, सूरत, कराईकल, नगाईपट्टनम, चिंसूरा, कासिम बाजार, बरानगोर, पटना, बालासोर और कोचिंग में इन्होंने अपनी सेटलमेंट्स करी। 17वीं सदी में, इन दी 17th सेंचुरी, इन्होंने पोर्टुगीज को हराया और पोर्टुगीज को मोस्ट डोमिनेंट जो पावर होती है यूरोपियन ट्रेड में, जो कि हिंदुस्तान में चल रहा था, ईस्ट में चल रहा था, उसके तक से हटा के खुद बैठ गए, ठीक है। और पुलिकैट इनका मेन सेंटर था और लेटर उसे नगाईपट्टनम ने रिप्लेस कर दिया। पहले पुलिकैट इनका मेन सेंटर था, फिर उसे नगाईपट्टनम ने बाद में रिप्लेस कर दिया। 17वीं सदी में इंग्लिश जो थे, अंग्रेज, वो एक कॉलोनियल पावर की तरह आगे आने लग गए। हमें दिखता है कि एंग्लो डच राइवलरी होती है जो 7 दशक, मतलब 7 डिकेड तक चलती है, और उसमें फिर मतलब ये राइवलरी एंड होती है आपकी बैटल ऑफ बदेरा में, जो कि आपका 1759 में होता है बैटल ऑफ बदेरा, जिसमें आपकी डच हार जाते हैं और फिर वो चले जाते हैं, और फिर वो आपके चले जाते हैं। भी देखते हैं अगला। फिर आता है आपका इंग्लिश, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट डोमिनेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। इंग्लिश पीछे नहीं रहने चाहते थे, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने डच से पहले स्टैब्लिश करी, जबकि उनसे बाद में आया था 1600 में। कैप्टन विलियम हॉकिंग्स आए आपके रॉयल कोर्ट ऑफ जहांगीर में, और उन्होंने पूछा कि क्या हम सूरत में अपनी फैक्ट्री ओपन कर लें। और 1612 में जहांगीर ने एक फरमान इशू करा, मतलब ऑफिशियल एक लेटर इशू करा, परमिटिंग दी सेटअप ऑफ फैक्ट्री एट सूरत, मतलब सूरत में आप एक अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं, इन्होंने उनको बता दिया। फिर आते हैं आपके सर थॉमस रो आते हैं आपके एम्बेसडर बन के किंग जेम्स वन के जहांगीर की कोर्ट में, और ये कहते हैं कि हमारे को ट्रेडिंग सेंटर से मतलब इस्टेब्लिश करने तो अपने डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज़ में। 1619 तक फैक्ट्रीज कहाँ लगी थी आपकी, आगरा में, इलाहाबाद में, बड़ौदा में, बरोच में आपकी फैक्ट्री लगी थी। और द कंपनी ने, जो कंपनी थी उससे पहले आपका बॉम्बे चार्ल्स 2 से लीज पे मिल गया था। देखिए, पोर्टुगीज से इंग्लिश को आया और इंग्लिश ने आपके चार्ल्स 2 को दिया, जो कि आपके किंग प्रिंस थे, और चार्ल्स 2 ने लीज पे दिया, आई थिंक 2 पाउंड सालाना या 10 पाउंड सालाना या 1 पाउंड सालाना के टर्म पे आपके बॉम्बे रेंट पे दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, मतलब पूरा शहर रेंट पे दे दिया। फ्रांसिस डे, उन्होंने मद्रास को फाउंड करा आपका 1639 में, जहाँ पे आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज पे बनाया गया। 1690 में
जॉब चरनॉक ने एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश करी आपकी सुल्तानती ने, ठीक है, सुल्तानाती ने। ज़मींदारी मतलब वहाँ से रेवेन्यू करना, किसको कितना लैंड देना है, 3 विलेज की, जैसे क्या नाम थी आपकी, सुल्तानती, कलाई काटा और गोविंदपुर, वो इंग्लिश ने ले ली आपके 1698 में। और उसे बाद में आपका सिटी ऑफ कोलकाता में डेवलप कर दिया गया, जहाँ पे आपका फिर फोर्ट विलियम बनाया गया, ठीक है। 1717 में फारूक सैयद ने एक आपका गोल्डन ऑर्डिनेंस इशू करा था, और वही आपका गेम चेंजिंग मूवमेंट कहलाता है, क्योंकि उसके बाद से ब्रिटिशर्स को बंगाल, बिहार और आसपास का उड़ीसा जैसी जगहों पे फ्री ट्रेडिंग का ऑप्शन मिल गया था। क्या कहा मैंने, क्या कहा था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, क्योंकि इंग्लिश सर्जन आए थे जिन्होंने, इंग्लिश सज्जन नहीं सर्जन आए थे जिन्होंने फारूक सैयद को ठीक कर दिया था। आपको मेरे को बताना उनका नाम क्या था, व्हाट वाज हिज नेम, जो आए थे आपके 1717 में आपको गोल्डन ऑर्डिनेंस इशू आया। यहाँ पे आपको इन तीनों जगहों पे टैक्स फ्री ट्रेड करने का और टैक्स कलेक्शन का भी इन्हें पूरा मौका दिया गया था, मतलब पूरा जिम्मेदारी इनको ही दे दी गई थी। कोलकाता फिर आपकी ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल बना, ठीक है, और ये 1911 तक कैपिटल रहा, क्योंकि उसके बाद से फिर आपका दरबार हुआ तो फिर आपका न्यू दिल्ली को कैपिटल बनाया गया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एग्जिस्टेंस 1858 तक रही, और क्योंकि 1858 तक इसलिए क्योंकि उसके बाद फिर आपका सीधा क्राउन रूल आ गया था इंडिया में, क्योंकि ये पता चल गया था कि हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी हमारा सारा खेल चौपट कर देगी और ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉट करे। तो इस एक्सप्लॉटेशन को रोकने कर अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाया और फिर खुद आके ये रूल करने लगे ब्रिटिश क्राउन। अगले फिर आते हैं आपके डैनिश। डैनिश आपके डेनमार्क के, ये जो थे, जो आपकी डैनिश सेटलमेंट थी, जो आपके डैनिश सेटलमेंट थी वो आपके ट्रंकावार में थी, जिसका आज के टाइम पे हम आपके थरान गम्बडी कहते हैं, तमिलनाडु में 1620 में इन्होंने पहली इस्टेब्लिशमेंट करी। और एक और जो इम्पोर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट थी वो क्या थी आपकी सेरामपुर, जो कि बंगाल में है, जो इनका हेडक्वार्टर की तरह सर्व कर रहा था आपके हेड उसमें। इंग्लिश ने इनका सारा बिजनेस, सारी सेटलमेंट्स आपके 1845 में खरीद ली थी। वो चाहते थे कि हाँ यार डेनमार्क है, ये कर सकता है, तो इसलिए इनसे पहले बिजनेस करी, तो बिजनेस सेल करके गए, वापस चले गए डैनिश। फिर आता है आपका फ्रेंच, ये लास्ट टू कम है। फ्रेश इंडीज ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी 1664 में आपके कॉलबर्ट ने स्टैब्लिश करी। पहली फैक्ट्री इनकी सूरत में स्टैब्लिश हुई थी आपकी फ्रैंकोइस मार्टिन के द्वारा 1668 में। एक और फैक्ट्री इनकी सेटअप हुई आपकी मसूलीपट्टनम में। 1673 में पौंडीचेरी फाउंड करा गया। पौंडीचेरी वॉज फाउंडेड बाय फ्रैंकोइस मार्टिन। और आपको पता होगा अगर आप पौंडीचेरी जाते हैं, उसके अडॉइनिंग जगह पे जाते हैं, वहाँ पे आपको फ्रेंच इन्फ्लुएंस बहुत मिलेगी, क्योंकि फ्रांस के लोग वहाँ पे बहुत सालों तक रहे। फ्रैंकोइस मार्टिन ये पहले गवर्नर थे फ्रेंच के आपके हिंदुस्तान में। और जो अदर इनकी फ्रेंच फैक्ट्री थी वो कहाँ कहाँ की थी, माहे, कराईकल और आपके चंद्रावनगढ़। और वहाँ माहे और कराईकल आपको होता होगा पुडुचेरी के पार्ट से। पुडुचेरी आपका 4 जगहों पे फैला हुआ है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि फ्रेंच इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। अब देखिए फ्रांस एंड आपके ब्रिटिश, दे वर राइवल्स अपनी खुद की कंट्री में भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो इसी का कारणवश कुछ एंग्लो फ्रेंच वॉर्स हुए, जिसे हम मतलब एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये हुए थे कुछ वॉर्स। अब हम इन वॉर्स के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से वॉर कब कब हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे, ताकि आपको पता रहे कि हाँ आपके एग्जाम में क्या आने वाला क्या नहीं। 3 वॉर्स है जो हमारे को पढ़ना है, और इन्हें हम कर्नाटिक वॉर्स भी कहते हैं। सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर, कर्नाटिक वॉर, इन्हें हम ये भी कहते हैं। एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं। एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट। एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट क्या था ये, मुगल एम्पायर के डाउनफॉल देखते हुए हिंदुस्तान में आपका पॉलिटिकल टर्मोइल होने लग गया। पॉलिटिकल मतलब टर्मोइल से क्या मतलब कि हर कोई ये कह रहा है कि यार अब मेरे को मैक्सिमम एरिया चाहिए कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि मुगल्स बहुत सारे एरिया करते थे। ब्रिटिश कह रहे हम करेंगे, डच तो चलिए भगा दिया था, पोर्टुगीज की जो पावर थी वो भी कम हो गई थी, और जाके डैनिश थे वो तो इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं थे, वो चले गए थे। तो मेन जो आपका पावर का स्ट्रगल हुआ वो आपके
फ्रेंच और आपके इंग्लिश के बीच में हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, जब ब्रिटिश बिल्कुल आज़ाद हो गए, मतलब मुगल जब बिल्कुल डिक्लाइन हो गए, तो सबसे पहला रीजन जो सबसे प्रोमिनेंट रीजन था जो आज़ाद हुआ वो कौन सा था आपका, दक्कन का रीजन। दक्कन रीजन आपका सबसे पहले आज़ाद हुआ। उसने इंडिपेंडेंस लिया आपके मुगल एम्पायर अंडर निज़ामुल मलिक। निज़ामुल मलिक के अंडर इन्होंने अपनी सबसे पहले अलग से अपना को कर लिया। और जो कर्नाटक रीजन है, जो कर्नाटक रीजन था आपका, वो निज़ाम के डोमिनेशन में आ गया। निज़ाम के डोमिनेशन में होता है, निज़ाम उस पर कंट्रोल करने लग गया जो आपका कर्नाटक रीजन था। कर्नाटक रीजन आप मान लीजिए महाराष्ट्र से लेकर आपका नीचे सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, ऑल्सो कर्नाटक, ये वाला एरिया। जो तीन आपके कॉन्फ्लिक्ट हुए, जो तीन आपके कर्नाटक वॉर्स हुए, ठीक है, वो आपके इन्हीं के बीच में हुआ था, एंग्लो फ्रेंच। जो दूसरा और तीसरा युद्ध था, मतलब जो दूसरा युद्ध था आपका डोमेस्टिक रीजन, मतलब जो इंडिया में हो रहा उसी कारणवश। और जो आपका पहला और तीसरा था वो इसलिए हुआ क्योंकि यूरोप में फ्रेंच और ब्रिटिश खुद लड़ रहे थे, तो उसके कारण से हुआ था। तो दूसरा जो था वो आपका डोमेस्टिक रीजन सिर्फ इंडिया के रीजन की वजह से हुआ था, लेकिन जो पहले और तीसरे थे वो आपके जो उनके घरों में जो हो रहे थे चीज़ें उसके कारण चल रहा था। फर्स्ट कर्नाटक वॉर, पहला कर्नाटक वॉर, या जैसे हम एंग्लो फ्रेंच वॉर भी कहते हैं, 1740 से लेकर 1748 तक चला। देखते हैं 1740 में होता है आपका ऑस्ट्रियन वॉर, मतलब बिल्कुल सामने आता है, और जिसमें सक्सेशन ऑफ यूरोप के लिए वॉर हो रहा होता है। सक्सेशन ऑफ यूरोप कि कौन जो एरियाज ऑस्ट्रिया के आसपास के जो खाली हुए हैं, जहाँ पे दबदबा खत्म हुआ, तो उसे कौन सक्सीड करेगा और किसी कंट्री का पार्ट बनेगा। इंग्लैंड के लोगों, फ्रेंच के लोगों ने इस पे हक जमाना शुरू करा, इसलिए वो राइवल्स बन गए। फ्रांस ने आपके मद्रास पे कब्जा कर लिया, ठीक है, और इन्होंने जो कर्नाटक नवाब की आर्मी थी उसे हरा दिया, उसे हरा दिया, ठीक है, आपके सेंट थॉमस बैटल पे, ठीक है। और फ्रेंच को लीड करने वाले कौन थे आपके, फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लेक्स। जब आपके ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर कंक्लूड हुआ आपके ट्रीटी ऑफ एक्स-ले-चैपल पे, पूछ सकते हैं ट्रीटी ऑफ एक्स-ले-चैपल किस वॉर के तहत हुई थी, तो आपको बोलेंगे ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर, या आपका कर्नाटक वॉर 1, या आपका एंग्लो फ्रेंच वॉर ऑफ 1746। जो आपका ये ट्रीटी ऑफ एक्स-ले-चैपल हुआ आपका 1748 में, तो उसके साथ साथ आपका पहला एंग्लो फ्रेंच वॉर भी ख़त्म हो जाता है। उसके साथ साथ हमारा पहला एंग्लो फ्रेंच वॉर भी ख़त्म हो जाता है, इतना हमारे को समझना पड़ेगा। अगला फिर आते हैं आपके सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर, जो आपका कर्नाटक वॉर था, जो आपका 1749 से लेकर 1754 तक चला। जो फ्रेंच गवर्नर था आपके पौंडीचेरी के डुप्लेक्स, उन्होंने मुजफ्फर जंग, जो कि आपके हैदराबाद के नवाब थे, उनके साथ मिले, और आपके चंदा साहब आरकॉट के साथ मिले, ठीक है, क्योंकि फ्रांस कह रही थी कि हम तुम्हारे क्लेम्स को, जो तुम तख्त पे बैठना चाहते हो, उसे सपोर्ट करते हैं, बस हमारी मदद करो कि हम ब्रिटिशर्स को हरा दें, ठीक है। तो तीनों मिल गए, इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ा। और इंग्लिश को लीड करने वाले थे आपके रॉबर्ट क्लाइव। पहले तो गेम्स हुए, फ्रेंच को जीत रहे थे, लेकिन फिर इंग्लिश जो थी आपके अंग्रेज थे, उन्होंने एक विक्ट्री हासिल करी रॉबर्ट क्लाइव के अंदर। और जो दूसरा कर्नाटक वॉर था, इसमें होती है आपकी ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, जैसे हम आपको ट्रीटी ऑफ गडाऊ भी कहते हैं, गोडाऊ भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद गोडाऊ किसके नाम पे था, या आपके जो डुप्लेक्स को रिप्लेस करके जो नए गवर्नर आए थे उनके नाम पे था, इसलिए हम इसलिए ट्रीटी ऑफ गोडाऊ भी बोलते हैं। और ये 1754 में साइन हुई थी, 1754 में ये ट्रीटी साइन हुई थी, ओके। 2 मिनट लगेगा। फिर आता है आपका थर्ड कर्नाटक वॉर, जिसे हम एंग्लो फ्रेंच वॉर ऑफ 1758 टू 1763 भी बोलते हैं। अगर हम ऐसे देखें, ठीक है, इस वॉर से क्या हुआ था आपका, ठीक है, ये 7 ईयर वॉर था। पहली बात तो ये 7 ईयर का वॉर था, इसमें आपका यूरोप में जो चल रहा था 7 ईयर वॉर आपका यूरोप में चल रहा था। और इसी के कारणवश हिंदुस्तान में होता है आपका यूरोप
से आया हुआ कौन सा आपका तीसरा कर्नाटिक वॉर। हिंदुस्तान में वॉर चलता है आपका 1758 टू 1763। इसके अंडर ही आपका बैटल ऑफ हैंडलूम, बैटल ऑफ बॉन्डिवॉश भी होता है, ठीक है। और जो फ्रेंच जो थे उन्हें लीड कर रहे थे आपके काउंट डे लैली, उन्होंने फोर्ट सेंट डेविड कैप्चर कर लिया। ब्रिटिशर्स ने इन्हें बॉन्डी वॉश में हराया, बैटल ऑफ बॉन्डी वॉश में 1760 में। इंग्लिश ने कैप्चर कर लिया आपका और डिस्ट्रॉय भी कर दिया आपके पौंडीचेरी को। जब आपका 7 ईयर वॉर ख़त्म हुआ, ठीक है, आपके ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत आपका 1763 में दी थर्ड कर्नाटिक वॉर भी ख़त्म हो जाता है। और जो फ्रेंच थे वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं आपके पौंडीचेरी, कराईकल, माहे और यनम में। जो ये चारों एरिया आपके पौंडीचेरी मिलकर बनाते हैं, ये यहीं पे फ्रेंच आपके रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, इसके आगे नहीं आ पाते। तो यहीं हम आपके क्या ख़त्म करते हैं, वाला लेक्चर ख़त्म करते हैं। आज हमने आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्या होता है आपका वॉर्स, वो ख़त्म कर लिया हमने। आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियंस ख़त्म कर लिया है। मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हमने बहुत अच्छे से ख़त्म कर लिया है। इसमें एडवेंट ऑफ यूरोपियंस वी हैव फिनिश्ड। कल हम पढ़ेंगे आपके मॉडर्न इंडिया की टाइमलाइन, ठीक है। उसके बाद हम शुरू कर देंगे क्या आपका मॉडर्न इंडिया की जो हिस्ट्री है। बाकी एक्ट्स तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना, वी हैव स्टडीड दी एक्ट्स पहली, जो सारे आपके एक्ट थे फ्रॉम 1773 टू 1947 के जितने एक्ट्स हम पढ़ चुके हैं सारे। तो आप उससे अगर पढ़ना है तो आपको पॉलिटी देखनी पड़ेगी इसमें। अब पॉलिटी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एक्ट्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कल हम पढ़ने वाले हैं आपके मॉडर्न इंडिया के टाइम लाइन, राइट फ्रॉम वॉर्स एक्सेट्रा जो सारा था, और फिर हमारा मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। धीरे धीरे करते करते हमारे को इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा पढ़ना है, आपको 1857 की क्रांति पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस मैं आपका पहले ही करवा चुका हूँ, आई थिंक पूरा आपको मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस करवा दिया था अच्छे से, वो भी हम फिर से पढ़ेंगे। और फिर ऐसे टॉपिक्स फिर हम पोस्ट एंड प्री गांधी भी पढ़ेंगे, और कुछ जैसे साइमन गो बैक, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इन्हें भी पढ़ना है। चिंता की बिल्कुल विषय नहीं है, चिंता की बिल्कुल बात नहीं है। बहुत अच्छे से आपका ये सिलेबस खत्म होने वाला है, ठीक है। मैं छोटे लेक्चर इसलिए लेकर आ रहा हूँ हिस्ट्री में क्योंकि फिर बोरिंग हो जाती है, और एक क्लास में अगर मैंने आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया तो फिर आप भी कहेंगे सर आप बिल्कुल टाइम ख़राब कर रहे हो हमारा। मैं चाहता हूँ छोटे लेक्चर दूँ ताकि आपको एंड में रिवाइज करने में भी आसानी हो, क्रिस्प लेक्चर दूँ ताकि आपको बिल्कुल मतलब मज़ा आ जाए। और एक क्लास में मैं एक ही टॉपिक डिस्कस करूँ ताकि एक टॉपिक बिल्कुल अच्छे से हो जाए, क्योंकि टाइम अभी भी हमारे पास है, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। और मॉडर्न इंडिया में मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये जो हम टॉपिक्स कर लिए और इसके बाद से फिर जो हमने ये सब कुछ कर लिया, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपका 70% सिलेबस पहले ही ख़त्म हो चुका है, 70% सिलेबस पहले ही ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हम आर्ट्स कर चुके हैं, कांग्रेस के सेशंस जो आपके पहले के धर्म होते थे वो कर चुके हैं। मेडिवल इंडिया में हमने मुगल्स और आपका जो दिल्ली सल्तनत है वो कितने अच्छे से करा है वो हम सबको पता है। तो बस यही है, ऐसे ही साथ बनाए रखिए, आपको ऐसे ही लेक्चर्स मिलते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करना है, आपको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको कुछ मतलब सजेशन है, आप चाहते हो कि सर मैं ऐसे पढ़ाओ, सर नहीं आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हो, बहुत धीरे पढ़ा रहे हो, आपका अगर ऐसा कोई है सजेशन तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं आपके सजेशन को बिल्कुल टेकअप करूँगा, ओके। और डरने की कोई बात नहीं है, एग्ज़ाम मेरे ख्याल से आपका देखिए आज आपकी बोर्ड की डेट शीट आ गई, आपको पता होगा आज आपकी बोर्ड की डेट शीट आ गई है। तो आप सारे एनडी का एस्पिरेंट आपको पता होगा कि 1 से 15 जुलाई को आपका टेस्ट है। तो अब देखिए बोर्ड से पहले तो नहीं होगा, बोर्ड होगा उसी के बाद आपका ये एग्ज़ाम होगा इंडिया का, जहाँ तक सबके समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपसे अभी बहुत टाइम है आपके पास, पूरा जून पड़ा है, ठीक है। मई भी अभी आधा पड़ा ही है, आज से 18 हुई है, तो 30 डेज ऑफ जून, ये फिर 13 दिन इसके, तो बहुत एक आपके पास अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा अवसर है कि जो वीक एरियाज है उन्हें स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। मैं जल्दी से सिलेबस करवा के आपके लिए आई थिंक आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग अ सेशन ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपको आइडिया अच्छा लग रहा है कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन लेके आऊँ तो प्लीज़ आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कि हाँ सर अच्छा आइडिया नहीं, ठीक है। और इंटरेक्टिव बनो, कोई डाउट होता कमेंट में पूछो। और अगर आप अनअकैडमी का ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको मेरे को कॉल करना हो 9555092179। तो गाइज मिलते हैं कल के लेक्चर में, ऐसे ही एक धमाका कर देंगे। भाई गाइज, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।